सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शुभ अग्रवाल है। मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। साथ में मैंने आपको कल पढ़ाया था फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी का डे 1 सेशन लिया था, जिसमें हम उसके बेसिक्स को पढ़ाया था। आज हम डे 2 उसका लेक्चर मतलब लेक्चर 2 लेंगे उसका। कल हमने पहले बेसिक्स क्या क्या पढ़ाए थे उसको आज हम रिवीजन करेंगे। पहले पहले हमने पढ़ाए थे फोटोग्राफी के बेसिक्स, उसके यूज़, उसकी क्वालिटीज़ एंड उसके एग्जाम्पल। मैं आशा करता हूँ कि आपने भी शायद जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसको कंप्लीट किया भी होगा। ठीक, आज हम वीडियोग्राफी का दूसरा पढ़ा था कि उसके बीच में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में डिफरेंस क्या था, ये भी पढ़ा था हमने। वीडियोग्राफी का आइडिया वो किस किस से, स्टोरी टेलिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और उसके डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। एक सिंपल रूल को भी समझाया था कि मूवमेंट अगर फ्रीज होगा तो वो फोटोग्राफी, अगर मूवमेंट कंप्लीटली मूव कर रहा होगा तो वो वीडियोग्राफी में आ जाएगा। सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट के लिए फ़ोटो यूज़ हो सकती है ना? आपसे मैंने कहा था कि अभी महँगा कैमरा मत लो, इससे भी क्या होगा, अभी हम फ़ोन के कैमरे से भी अच्छे से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। कैमरा और स्मार्टफ़ोन के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को समझाया था मैंने। लेंस, सेंसर, फ़ोकस, शटर, आईएसओ, ज़ूम, ये सब इसको मैंने आपको डीप में नॉलेज भी दी थी। फिर उसके बाद हमने क्या कंप्लीट करा था? एक्सपोज़र ट्रायंगल। एक्सपोजर ट्रायंगल के में मैंने आपको 3 उसके बारे में समझाया था, लाइट, बैकग्राउंड एंड प्लस आई शटर स्पीड। इस सबसे मिलके बाद क्या बनता होता है वो, लाइट प्लस बैकग्राउंड से मिलके क्या बनना होता है? एपर्चर। शटर स्पीड इक्वल्स टू मोशन एंड आई एस इक्वल्स टू ब्राइटनेस प्लस नॉइज। सो और एपर्चर, शटर और आई एस से क्या मिलके बनता है हमारा? एक्सपोजर। अब हम हमने नेक्स्ट करेंगे कंपोजिशन। ये हमारा लेक्चर 2 है और आप साथ के साथ असाइनमेंट कंप्लीट भी कीजिए। तो इससे क्या है, अगर आप असाइनमेंट नहीं कंप्लीट करेंगे तो आप अपने आप से ही आप अपने आप से ही धोखा दे रहे हो। तो इससे क्या है कि आप कंपोजिशन मतलब अपने आप के से असाइनमेंट कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है, कंपोजिशन क्या है ये आज हम पढ़ेंगे। फ्रेम का कंपोजिशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ थर्ड क्या होता है, क्या बोलते हैं, ये पढ़ेंगे। लीडिंग लाइंस क्या होती हैं, फ्रेमिंग क्या होती है, नेगेटिव स्पेस क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, फर्स्टली आज हम फोटोग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा रहे हैं, दैट इज कंपोजिशन। अब कंपोजिशन होता क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज में कंपोजिशन का मतलब एक फोटोग्राफ के फ्रेम के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज करना, ये क्या होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है फ्रेम के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, लाइंस और एम्प्टी स्पेस को कंसिक्वेंसली अरेंज करना। ठीक है, अगर फोटो के फ्रेम के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स किसी तरह से अरेंज नहीं होंगे, अभी जैसे मेरा ये मूव कर रहा है तो क्या प्रॉपर लगेगा वीडियोग्राफी? नहीं। एक प्रॉपर सेट अगर कंपोजिशन रहेगा तो आपको भी बहुत अच्छा से लगेगा कि वो वीडियोग्राफी बहुत अच्छी बन रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बेकार है ना वो। तो इसलिए कंपोजिशन जो होती है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं अगर अपना फ़ोन ले रहा हूँ तो लाइक दिस वन, तो अगर मैं यूँ मूव कराऊंगा तो ये सही है? नहीं। अगर एकदम एक एंगल से लेके मैं प्रॉपर लूँगा तो उससे क्या है, एक कंपोजिशन बहुत बढ़िया बनेगा। तो इसी को बोलते हैं हम, एक फ्रेम के अंदर किसी सब्जेक्ट को सेट करना, इसी को हम बोलते हैं क्या? कंपोजिशन। अब इसके अंदर एक रूल ऑफ थर्ड आता है। उस रूल ऑफ थर्ड को पढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा। कैमरा अच्छा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर कंपोजिशन वीक है तो एक्सपेंसिव कैमरे से ले गई फ़ोटो भी नॉर्मल लग सकती है। एग्जाम्पल समझो, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल समझो। मान लो मैं एक पर्सन की फ़ोटो ले रहा हूँ। पर्सन अच्छा है, लाइटिंग भी अच्छी है, लेकिन बैकग्राउंड में डस्टबिन, वायर्स और रैंडम पीपल हैं।
तो फोटो ऑटोमेटिकली कैसी लगेगी, लेस अट्रैक्टिव ना। अब सीधी बात है, तुम जब फोटो लेते होगे तुमने भी देखा है, अब पीछे से लोग आ रहे हैं, कभी वो आ रहा है, कभी तुमने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी, वो वीडियोग्राफी वो कर रहा होता है, तो बीच बीच में क्या है लोग आ रहे होते हैं, तो वो बहुत डिस्टर्बेंस वाला लगता है, तो वीडियोग्राफी एक लेस अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। न्यूज़ के अंदर भी एक तुमने देखा होगा कि एक फिट कंपोजिशन होना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ 2 स्टेप साइड में मूव कर जाऊं और बैकग्राउंड क्लियर कर दूं, सेम पर्सन सेम कैमरा से फोटो बेटर लग सकती है, वो लग सकती है ना। स्टूडेंट से पूछो, मतलब अपने आप से पूछो, तो क्या फोटोग्राफी सिर्फ कैमरा इंपॉर्टेंट है? ये इसका आंसर मेरे को चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक। अगर आपका नो आंसर है या यस आंसर है, अगर नो आंसर है एग्जैक्टली, फोटोग्राफ का फ्रेम चूज करना भी इम्पोर्टेंट है। रूल ऑफ थर्ड, अब आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। फ्रेम को 9 बॉक्सेस में इमेजिन करना है। 9 बॉक्सेस का मतलब समझते हो, मतलब ग्रिड लाइंस। जब तुम कैमरा ओपन करोगे ना, तो उसके ग्रिड लाइंस एक ऑप्शन होता है साइड में जाके, थ्री उसमें जाके, तो ग्रिड लाइंस आते हैं ना, तो उसमें कितने फ्रेम्स आते हैं? 9 बॉक्सेस आते हैं। क्यों रूल ऑफ थर्ड कहा गया है इसे? रूल ऑफ थर्ड इसलिए क्या आ गया है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करो, क्या निकल के आएगा? 9। मतलब 3 1 2 3 दिस, मतलब लाइक अभी आपको मैं लिख के समझाता हूँ, तो आप शायद थोड़ा इसको क्लियर होगा। देखो ये पेन है, देखो ये आ गया 1 बॉक्स, 2 बॉक्स एंड 3 बॉक्स, ठीक। अब ये 3 बॉक्स हैं, इसी के नीचे 3 बॉक्स और, ठीक। 1 2 3, ठीक है। ये 3 बॉक्स मेरे यहाँ की साइड हो गए, तो क्या है 3 चीज़ा कितने हो गए? 9 बॉक्सेस। इसलिए क्या क्या है, रूल ऑफ थर्ड कहा गया है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को ग्रिड लाइन या इंटरेक्शन या के पास रखने से इमेज बैलेंस लग सकती है, ठीक है। अब मैं चाहूँ ये चीज़ समझो कि ये 3 बॉक्स हैं, मतलब अभी ये रुको क्लियर रहने देते हैं हम, ठीक है। 1 2 3, 1 2 और 3, 1 2 3, आप समझ, ठीक। अब ये समझो फ्रेम, अब मैं किसी भी इंसान को फ्रेम को फिट करना है, तो क्या इस बॉक्स में के अंदर फिट कर दूं, तो उससे क्या है, उसका फ्रेम क्या है एकदम फिट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या है, एक इमेज जो है फिट आपको दिखेगी, ठीक। अब 1 मिनट आपको मैं और समझाता हूँ। मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतर एकदम नोट्स बना रखे हैं। इससे क्या होगा ना, नोट्स से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, आपको समझने में भी इजी रहेगा, इसलिए बहुत सही है। इमेजिन करो हमारी क्लास कैमरा स्क्रीन पर 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। इससे स्क्रीन 9 बॉक्सेस में डिवाइड हो सकती है। फ़ोन में ग्रिड ऑन करके देखो, इन लाइन्स के इंटरसेक्शन को इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ सकते हैं। अगर मैं पर्सन की फ़ोटो ले रहा हूँ और पर्सन कैमरे की तरफ देख रहा है, मैं लाइक इस तरफ देख रहा हूँ और मैं उसको सेंटर में रख सकता हूँ, लेकिन अगर पर्सन राइट साइड देख रहा है तो मैं पर्सन को लेफ्ट साइड रखकर राइट साइड में स्पेस दे सकता हूँ। तो इससे क्या है, मार्जिन क्या है पोर्ट्रेट मोड में लगेगी और पर्सन क्या है फिट दिखेगा, और इससे क्या है हमारा जो कंपोजिशन है उससे इम्पोर्टेंस उसकी दिखेगी उसके अंदर। लैंडस्केप मोड के अंदर, अब लाइक ये हो गया पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड यहाँ वाली चीज़, पोर्ट्रेट मोड दिस एंड लैंडस्केप मोड दिस वन। मान लो सनसेट की फोटो है, अगर स्काई ब्यूटीफुल है तो हॉरिजॉन्टल को लोअर थर्ड के मतलब अराउंड रखकर स्काई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। समझो, अगर स्काई ब्यूटीफुल है तो हॉरिजॉन को लोअर थर्ड के अराउंड रखकर, लोअर थर्ड कौन सा हो गया? 1 2 3 दिस वन। यहाँ पे जो 3 बॉक्स होंगे इसमें
रखकर तो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो। अगर ग्राउंड में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो हॉरिजॉन को ऊपर थर्ड के अपर थर्ड राउंड रख सकते हो, समझ रहे हो। तो रूल ऑफ थर्ड कोई कंपलसरी रूल नहीं है, ये गाइडलाइन है। क्रिएटिव फोटोग्राफी में रूल्स को ब्रेक भी किया जा सकता है। क्रिएटिव फोटोग्राफी अगर हमें लेनी है और अच्छी, अगर तुम्हें लग रहा है कि इस एंगल से है तो रूल ऑफ थर्ड को तुम ब्रेक भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि रूल ऑफ थर्ड बनाया गया है कि फोटोग्राफी उसी से ली जा सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, एक्टिविटी। अब एक्टिविटी, अब तुम अपने फोन में करके देखो। अब अपने फोन का कैमरा खोलो खोलो और ग्रिड को ऑन करो। ग्रिड का एक ऑप्शन होगा, उसमें ग्रिड लाइंस लिखा होगा, उसको ऑन करो। रूम में किसी सब्जेक्ट को सेंटर में फ्रेम कर लो, कर लो। अब उसी सब्जेक्ट को लेफ्ट थर्ड पे प्लेस करो। अब दोनों फोटोज कंपेयर करो। अब फिर देखो कौन सी फोटो ज्यादा बैलेंस लग रही है और क्यों लग रही है। ग्रिड लाइंस की वजह से लग रही है, क्यों? बहुत लोग पता है ग्रिड लाइंस ऑफ करके रखते हैं, और मेरे मानने में ये राय है कि ग्रिड लाइंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है ना, फिट इमेज दिखती है हमारे उसके अंदर। अब सेकंड कंपोजिशन टेक्निक है लीडिंग लाइंस। कौन सी है? लीडिंग लाइंस। लीडिंग लाइंस का मतलब पता है क्या है? फ्रेम में ऐसी लाइन जो व्यूअर्स को नेचुरली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड करें। और फ्रेम में ऐसी लाइन फ्रेम में ऐसी लाइन जो व्यूअर्स की आइज को नेचुरली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करें। एग्जांपल समझो, रोड कैमरा से स्टार्ट होकर दूर जा रही है, हमारी आइज नेचुरली रोड को फॉलो करती हैं। रेलवे ट्रैक भी स्ट्रॉन्ग लीडिंग लाइंस हैं। स्टेयर्स स्टेयर्स की लाइंस व्यूअर्स को ऊपर या नीचे गाइड कर सकती हैं। कॉरिडोर में वॉल्स और फ्लोर की लाइन सब्जेक्ट की तरफ अटेंशन ले जा सकती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं हम इसका। सपोज एक पर्सन रोड के एंड पर खड़ा है, और मैं रोड को फ्रेम में प्रॉपरली प्लेस कर दूं, मतलब फ्रेम है और रोड को फ्रेम प्रॉपरली प्लेस कर दूं, और रोड की लाइंस व्यूअर्स को डायरेक्टली पर्सन तक के ले जाएंगी कि नहीं? आज अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आपके सराउंडिंग में लीडिंग लाइंस का एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। रोड, रेलवे ट्रैक, रेलिंग, ब्रिजेस, स्टेयर्स, कॉरिडोर, ये सब क्या है? अगर देखो मेन रोड को मैं प्रॉपरली प्लेस करूंगा ना, तो रोड की जो व्यूअर्स की जो डायरेक्टली पर्सन है वो उसको तक ले जाएगी, समझ रहे हो ना? तो ये होती है हमारी उसकी लीडिंग लाइंस का मतलब। अब इसको एक बार, रोड, रेलवे ट्रैक एंड पाथवे व्यूअर्स की आइज को सब्जेक्ट की तरफ गाइड कर सकती हैं। फ्रेमिंग, विंडो, डोर, ट्रीज या फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट को यूज करके सब्जेक्ट को फ्रेम कर सकते हैं। इससे क्या डेप्थ और इंटरेस्ट बढ़ता है। फ्रेमिंग में अगर फ्रेमिंग करते हैं तो विंडो, ट्रीज और या फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट को यूज करके हम फ्रेम कर सकते हैं। नेगेटिव स्पेसेस, सब्जेक्ट के अराउंड एम्प्टी स्पेस रखने से इमेज क्लीन और फोकस्ड लग सकती है। नेगेटिव स्पेस क्या होती है? सब्जेक्ट के अराउंड एम्प्टी स्पेस रखने से इमेज क्लीन और फोकस्ड लग सकती है। अब मैं तो रुको, मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जांपल। जैसे अभी ये स्क्रीन देख रहे हो। अगर इसके साइड और साइड से मैं देखूं तो आपको ये फोकस वाली दिखेगी, ये वाली स्क्रीन फोकस वाली नहीं लगेगी आपको। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव स्पेस है और इससे क्या है, ये वाली चीज तुम्हें ज्यादा फोकस्ड लग रही है जो व्हाइट इसके पे लिखी हुई है। सिमेट्री, सिमिलर शेप पैटर्न दोनों साइड पर हो तो सिमेट्री क्रिएटिव होती है, बिल्डिंग और आर्किटेक्चर में यूजफुल है। ठीक, एंगल्स, आई लेवल नेचुरल फील देता है। ठीक है, लो एंगल पावरफुल दिखा सकता है, हाई एंगल टॉप व्यू या डिफरेंट परस्पेक्टिव दे सकता है। एंगल्स यानी हाई लेवल नेचुरल फील देता है। ठीक, लो एंगल से सब्जेक्ट को पावरफुल दिखा सकता है, हाई एंगल से टॉप व्यू दिखा सकता है। अब देखो टॉप व्यू का मतलब मैं बताता हूँ, लो एंगल से क्या होता है। कभी तुमने वो वाली इमेज देखी है जो शूज पे रखे है ना, कई बार दिखाई जाती हैं। शूज पे मतलब शूज की साइड रख लेते हैं और ऊपर तक आदमी को दिखाया जाता है, वो एकदम पावरफुल इमेज दिखाई देती है। और हाई एंगल से दिखाई तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है। तो हर एक एंगल का अलग अलग अपना मीनिंग है। ठीक है, लाइटिंग एंड फोकस, लाइट को ऑब्जर्व करना सीखो। सॉफ्ट लाइट,
हार्ड लाइट, फ्रंट लाइट, साइड लाइट, बैक लाइट, फोकस टेप, बैकग्राउंड। ये सब एक एक करके हम इन सारी लाइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ्रेमिंग के बारे में समझें। अब नेक्स्ट टेक्निक है फ्रेम। पहले फ्रेमिंग का जो वो है उसको हम प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट करें। फ्रेमिंग का मतलब किसी फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट को यूज़ करना, अपने आप में सब्जेक्ट को फ्रेम करना। एग्जाम्पल, विंडो। विंडो, मान लो एक पर्सन विंडो के पास खड़ा है और विंडो के बाहर से शूट करना है और विंडो का फ्रेम पर्सन को सराउंड करता है, ये नेचुरल फ्रेमिंग है, समझ रहे। डोर, डोरवे के अंदर खड़े पर्सन को शूट करना। ट्रीज, दो ट्रीज के बीच से सब्जेक्ट को शूट करना। वाई यूज फ्रेमिंग, क्यों फ्रेमिंग को हम यूज करना रहे हैं ये हम समझते हैं। फ्रेमिंग सब्जेक्ट को आइसोलेट कर सकती है, इमेज में डेप्थ क्रिएट कर सकती है, व्यूअर्स के अटेंशन में सब्जेक्ट पर ले जा सकती है। ये सब क्या में आते हैं, फ्रेमिंग में। इसके यूजेस हैं, समझ रहे हो आप। मिनी एक्टिविटी, एक छोटी सी एक्टिविटी करो। अब रूम में देखो और कोई नेचुरल फ्रेम फाइंड करो। 1 मिनट दे रहा हूँ। विंडो, डोर, टेबल के गैप या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू सब्जेक्ट को फ्रेम करने की ट्राई करो, ठीक है। ट्राई अगर हो पा रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो पा तो पूछो कि क्यों नहीं हो पा रहा है। ट्राई करो खुद से, जब तक ट्राई नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। नेगेटिव स्पेसेस। अब आते हैं नेगेटिव स्पेस पर। नेगेटिव स्पेस का मतलब है सब्जेक्ट अराउंड इंटेंशनली एम्प्टी एरिया रखना। नेगेटिव स्पेस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट के अराउंड इंटेंशनली एम्प्टी एरिया। मान लो एक पर्सन लेफ्ट साइड में खड़ा है और राइट साइड में पूरा स्काई है। राइट साइड में पूरा, लेफ्ट साइड पे खड़ा है और राइट साइड में पूरा स्काई है, तो स्काई का एम्प्टी एरिया नेगेटिव स्पेस हो सकता है। अनदर एग्जांपल समझो, एक बर्ड स्काई में फ्लाई करती है, बाकी पूरा फ्रेम एम्प्टी स्काई है। यहाँ एम्प्टी स्काई सब्जेक्ट को हाईलाइट करता है। इससे क्या है, जो बर्ड है, जो चिड़िया है, वो उससे क्या है, वो हाईलाइट और फोकस्ड दिख रही है। वाई यूजफुल, नेगेटिव स्पेस फोटो को क्लीन बना सकता है। नेगेटिव स्पेस को ब्रीथिंग स्पेस देता है। मिनिमल और प्रोफेशनल लुक क्रिएट कर सकता है। समझ में आया, इम्पोर्टेंट। नेगेटिव स्पेस का मतलब ये नहीं कि फोटो में बहुत खाली जगह होनी चाहिए, एम्प्टी एरिया इंटेंशनल होना चाहिए। समझ में आया। एक मिनट। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, सिमेट्री एंड द बैलेंस। ठीक, सिमेट्री और बैलेंस का मतलब क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिमेट्री। जब फ्रेम के दोनों साइड विजुअल सिमिलर या बैलेंस्ड होती है तो सिमेट्री क्रिएट होती है। ठीक, एग्जांपल, बिल्डिंग का सेंटर, मिरर रिफ्लेक्शन, रोड के दोनों साइड, स्टेयर्स, आर्किटेक्चर। एग्जांपल, मान लो एक बिल्डिंग के का एंट्रेंस बिल्कुल सेंटर में है और दोनों साइड सेम डिजाइन है। अगर कैमरा एग्जैक्टली सेंटर में रखकर शूट करोगे तो सिमेट्रिकल कंपोजिशन क्रिएट हो सकती है। बैलेंस, कंपोजिशन में बैलेंस भी इम्पॉर्टेंट है। अगर फ्रेम का एक साइड बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और दूसरी साइड कम्प्लीटली एम्प्टी है तो इमेज विजुअली अनबैलेंस लग सकते हैं। लेकिन कभी कभार इंटेंशनल इम्बैलेंस भी क्रिएटिव इफेक्टिव दे सकता है। अब ठीक, अब एक मिनट। अब लो एंगल्स ऑफ पर्सपेक्टिव। अभी एक ही सब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से शूट करके देखना। ठीक, हाई लेवल, लो लेवल, हाई एंगल, टॉप एंगल, इन सब से करो। हाई लेवल से करो, कैमरा सब्जेक्ट की हाई लेवल पर नेचुरली और रियलिस्टिक फील देगा। लो लेवल, कैमरा के नीचे से ऊपर सब्जेक्ट पावरफुल या
लार्जर देन लाइफ लग सकती है। हाई एंगल कैमरा ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे की साइड करो तो सब्जेक्ट स्मॉलर या डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दिख सकता है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब तुम्हारा नजरिया कह सकते हैं। टॉप एंगल कैमरा ऑलमोस्ट टॉप से शूट करो। फूड फोटोग्राफी फ्लैट ले ऑब्जेक्ट के लिए तुमने देखा फ्लैट का करते हैं, फूड फोटोग्राफी का करते हैं। एग्जांपल, एक नॉर्मल वाटर बोतल को टेबल पर रखकर 4 एंगल से फोटो लो। सेम बॉटल होगी लेकिन हर फोटो का फील डिफरेंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कंपोजिशन के बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा लाइटिंग। सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, साइड लाइट, बैक लाइट, फोकस टिप्स। पहले आता है हमारा लाइटिंग। अब कैसे हमें सीखना है कि फ्रेम के अंदर सब्जेक्ट को प्लेस करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइटिंग। फोटोग्राफी एक्चुअली लाइट को कैप्चर करने के प्रोसेस है। अगर कंपोजिशन अच्छी है लेकिन लाइट पुअर तो फोटो का इम्पैक्ट कम हो सकता है। भाई सीधी बात है, मैंने कहा भी था कितनी चीज़ों से बनी हुई, कंपोजिशन से बनी हुई, लाइट से बनी हुई है ना। इम्पोर्टेंस है ये सब उसकी। कंपोजिशन नहीं होता किसी चीज़ का, लाइट भी नहीं हुई तो इम्पोर्टेंस नहीं है फोटोग्राफी की। तो सब चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे उसके लिए, इसलिए बात है। ठीक है, अब सॉफ्ट लाइट में शेडो रिलेटिवली सॉफ्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए विंडोज के आने वाली लाइट या क्लाउडी डे। ठीक, एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी पर्सन का पोर्ट्रेट लेना है, मैं उसको विंडोज के पास खड़ा करूंगा। डायरेक्ट सनलाइट के बजाय विंडोज की सॉफ्ट लाइट फेस पर आ सकती है। विंडोज लाइट शेड या क्लाउडी वेदर में लाइट सॉफ्ट होती है। बिगनर्स के पोर्ट्रेट के लिए ये इजी ऑप्शन है। ठीक, एग्जाम्पल समझो, अगर मुझे किसी पर्सन का पोर्ट्रेट लेना है, मैं उसको विंडो के पास खड़ा करूंगा। डायरेक्ट सनलाइट की बजाय विंडो की सॉफ्ट लाइट फेस आ सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या पोर्ट्रेट के लिए सॉफ्ट लाइट यूजफुल क्यों हो सकती है? क्यों, ये आप दीजिए जवाब। हार्ड लाइट स्ट्रॉन्ग और शार्प शेडो क्रिएट करती है। डायरेक्ट आफ्टरनून सनलाइट इसका कॉमन एग्जांपल है। अगर मैं नून में डायरेक्टली सनलाइट में किसी पर्सन की फोटो लूँ और नोज फेस के नीचे स्ट्रॉन्ग शेडो आ सकती है, लेकिन हार्ड लाइट हमेशा बैड नहीं होती। क्रिएटिव फोटोग्राफी में हमें इंटेंशनली स्ट्रॉन्ग शेडोज के यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक, डायरेक्ट सनलाइट स्ट्रॉन्ग शेडोज क्रिएट कर सकता है। इसका यूज़ क्रिएटिव इफेक्ट के लिए इंटेंशनली किया जा सकता है। फ्रंट लाइट, जब लाइट सब्जेक्ट के सामने से आती है, यूज फ्रंट लाइट बोल सकते हैं। मैं पर्सन के सामने खड़ा हूँ और सनलाइट मेरे पीछे है, तो लाइट पर्सन के फेस पे फ्रंट से जा सकती है। इसमें फेस जनरली इवनली विजिबल हो सकता है। ठीक है, इससे क्या है, इसमें क्या है, फेस जनरली इवन विजिबल हो सकता है। लेकिन क्या है ना, फ्रंट लाइट से मतलब मैं फ्रंट लाइट अभी अपने ऊपर फेस पर डालता हूँ, देखो मैं खड़ा हूँ और सनलाइट मेरे पीछे है और लाइट के पर्सन पर फेस पर फ्रंट से जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या है, इसमें फेस उसका जनरली विजिबल होगा। साइड लाइट, फ्रंट लाइट का मतलब सामने से। अब तुम अपने कैमरे एक दूसरा फोन लो, उससे कैमरे का पीछे का बैठा या टॉर्च ले लो, उससे भी मार के देखो, तो क्या है, फ्रंट लाइट पड़ेगी ना, तो उससे भी कैप्चर करने में बहुत अच्छा होगा। शादी वगैरह में देखा है कि अम्ब्रेला होती है, उसके अंदर भी एक लाइट लगी होती है। बहुत पहले ज़माने में पता क्या होता था, साथ में ना इतना बड़ा सा वो कांच का सा, उसके अंदर गर्म सी एक येलो कलर की वो होती थी, उसमें से लाइट निकलती थी। पहले ये होता था और उसी को ले लेके पहले फोटोग्राफी के साथ घूमते थे, पता तुम्हें, ऐसा होता था। अब बदल गया, अब क्या आ गई, छतरी आ गई, नया उसका सेटअप आ गया और उससे हम वो अलग अलग कर रहे हैं कि नहीं। ये नया मतलब जैसे जैसे एडवांस हो रहा है वैसे वैसे बात है। अब तो पता है बहुत चीज़ों में क्या आने लगा है, पता है क्या आने लगा है कि कैमरे के अंदर लाइट आने लगी है अपने आप। तुम पता है क्या करो, अपने फ़ोन का कैमरा उसमें टॉर्च, मैं बताता हूँ मैंने ये वाली चीज़ किस में देखी है। मैं एक पता है PDF बना रहा था, तो मेरे पीछे वाली लाइट जली थी और सामने उस पर शेडो आई थी। मैं समझ नहीं सका
फिर मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर दी और तब लिया। तो पीडीएफ में मैंने ये देखा कि जब मैं वो ले रहा हूँ तो शेडो के साथ वो ब्लैकिश दिख रहा है। विजिबल तो था, विजिबल था, लेकिन जब वो टॉर्च की लाइट पड़ी एकदम प्रॉपर, एकदम जो कहते हैं वो विजिबल हुआ। ठीक है। साइड लाइट, जब लाइट साइड से आती है, फेस का एक पार्ट ब्राइट और दूसरा कंपेरेटिव डार्क हो सकता है साइड लाइट में। ठीक, पर्सन का विंडो की साइड में खड़ा करो और विंडो से लाइट एक साइड से फेस पर आएगी। इससे फेस में डेप्थ और टेक्सचर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। ठीक, इससे क्या है, साइड लाइट में आता है। अब मैं बताऊं कैसे। अब ये मेरा फोन है दूसरा वाला, इससे मैं यहाँ पे साइड से अपनी लाइट डाल रहा हूँ। देखो, अभी तुम खुद ही देखोगे ये नजरिया। तो वेट अ मिनट, अब मैं साइड से लाइट डाल रहा हूँ तो क्या है, यहाँ से रोशनी आएगी, लेकिन क्या है, प्रॉपर एक विंडो की को एक साइड से खड़ा कर दिया और विंडो की साइड से एक साइड से फेस पे आएगी और दूसरी फेस पे आ रही है, नहीं आ रही। उससे पे क्या आ रहा है, मेरा परछाई आ रही है, दैट इज शेडो। ठीक, इसे क्या कहेंगे हम, शेडो कहेंगे। ठीक, साइड लाइट के अंदर, वेट अ मिनट, साइड लाइट समझा दिया, साइड लाइट समझा दिया। अब आते हैं बैक लाइट। बैक लाइट में समझो क्या होता है, जब लाइट सोर्स सब्जेक्ट के पीछे होता है, जब लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट के पीछे, अभी मैं बोला ना बैक लाइट पीछे होता है, उसे बैकलाइटिंग कहते हैं, बैकलाइटिंग कहते हैं उसे। एग्जाम्पल, सनसेट के टाइम पर्सन को सन के सामने खड़ा करो और अगर एक्सपोजर बैकग्राउंड पर है तो पर्सन डार्क सिल्हूट जैसा लग सकता है। एग्जाम्पल समझो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाऊंगा। एक पर्सन को सेम लोकेशन पर फ्रंट लाइट, साइड लाइट और बैक लाइट में, फ्रंट साइड बैक लाइट में शूट करो, 3 फोटोज कंपेयर करो और तब मेरे को बताना आप सही, आप बैक लाइट का मतलब भी समझ जाएंगे। ठीक है, फोकस टिप। अब बात करते हैं हम फोकस की। फोकस का सिंपल मीनिंग है फोटो में कौन सा पार्ट शार्प दिखाना चाहिए। पता है फोकस का मतलब क्या होता है। कैमरा का फोटो, अपना फोन का कैमरा ओपन करो, तुम्हें महंगा कैमरा लेने की कभी जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। फोन का कैमरा ओपन करो, बीच में टैप करो, दैट इज फोकस। बीच में जैसे ही टैप करोगे वो फोकस हो जाएगी, जहां तुम फोकस करो वहां की चीज शार्प हो जाएगी। शार्प का मतलब पता है क्या है, उस पर एकदम, जैसे अभी मैं इस फेस पे टिप करा तो ये मेरा एकदम इस पे ज्यादा फोकस होगा एज कम्पेयर टू मैं लोअर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी में निचला पार्ट, उस पर कम मेरा फ्रेम होगा एज कम्पेयर टू फेस वाला जिस पे मैंने फोकस करा। अगर मैं यहाँ की साइड करूँ तो ये मेरे यहाँ वाला साइड करेगा, यहाँ वाला साइड करूँ तो ये वाला करेगा। तो ये प्रॉपर क्या है हमारा फोकस। फोकस के साथ जैसे ही तुम टैप करोगे तो साइड में प्लस और माइनस आएंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो एक ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का वो आ जाता है रूल उसको बाद में हम करेंगे। ये ध्यान रखना, रूल ऑफ थर्ड भी याद रखना। ऐसा नहीं कभी कभार वो फोटोग्राफी जो है वो रूल आउट हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ग्रिड्स भी इम्पॉर्टेंट होती है, मैंने अभी बताया, कंपोजिशन, साथ में लाइटिंग, वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब पोर्ट्रेट एग्जाम्पल समझो फोकस का ही। अगर मैं किसी पर्सन का 1 मिनट, अगर मैं किसी पर्सन का पोर्ट्रेट ले रहा हूँ तो जनरली आइज इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आइज ब्लर हैं तो बैकग्राउंड शार्प है तो पोर्ट्रेट का इम्पैक्ट रिड्यूस हो सकता है। प्रोडक्ट एग्जांपल, मतलब अगर मैं मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्ट, मतलब मोबाइल फ़ोन है वो एक प्रोडक्ट है समझो, उसका शार्प है तो का प्रोडक्ट है, फोटो है, फोटो ले रहा हूँ तो वो फ़ोन का इम्पोर्टेंट पार्ट शार्प होना चाहिए। स्मार्टफोन डेमोस्ट्रेशन, फ़ोन कैमरा खोलो, अब स्क्रीन पर सब्जेक्ट पर टैप करो, फ़ोन उस पॉइंट को फोकस करने की ट्राई करेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर बैकग्राउंड शार्प है और सब्जेक्ट ब्लर है तो फोटो सक्सेसफुल मानी जाए चाहिए, ये आप बताइए। अगर सब्जेक्ट में फोकस है तो जनरली नहीं, क्या नहीं। बैकग्राउंड, अब हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड के बारे में। एक कॉमन मिस्टेक, बिगनर्स क्या करते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट को देखते हैं, बैकग्राउंड को नहीं। मान लो एक पर्सन बहुत अच्छी पोज में है लेकिन उसके पीछे इलेक्ट्रिक वायर, डस्टबिन, रैंडम ऑब्जेक्ट्स हैं, तब पर्सन अच्छा होने के बाद भी फोटो मैसी सी लगेगी ना, लगेगी लगेगी। सॉल्यूशन, कैमरा को थोड़ा लेफ्ट या राइट मूव करो, सब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन को रखो, बैकग्राउंड सिंपल करो। कभी कभार सिर्फ 2 स्टेप साइड में मूव करने से फोटो कंप्लीटली इम्प्रूव हो सकता है। गोल्डन रूल,
क्लिक करने से पहले सब्जेक्ट के साथ बैकग्राउंड भी देखो, ठीक है। देखो अब मैं ये जो मैंने जो नोट्स दिए हैं ना, वो सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और याद रखने के लिए। अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझो, साथ में ये नोट्स भी रखो। इससे क्या है, तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे याद रखने में आसानी रहेगी। समझ रहे हो? ये भी इम्पोर्टेंट होना आज बहुत ज़रूरी है भाई, सही में बोल रहा हूँ। भाई या बहन जो भी है, मेरे लिए सब इक्वल हो, ठीक है। समझ गए? कंपोजिशन समझा दिया, लाइटिंग समझा दिया आज। सातवां, बेसिक वीडियोग्राफी के टर्म्स बताते हैं। वीडियो बनाते वक्त ये टर्म्स याद रखो। FPS, फ्रेम रेट, ठीक है। क्या है FPS का मतलब? फ्रेम रेट। फ्रेम रेट, अच्छा किसी ने वो पढ़ा डिस्टेंस रेट। डिस्टेंस रेट, डिस्टेंस जिसमें भी रेट का वर्ड आ जाए ना, उसको डिवाइड कर दो टाइम के साथ, वो भी इन सेकंड, ठीक। मैं बोलता हूँ स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? मतलब गति। गति का मतलब, गति को डिफाइन करते हैं हम डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन का मतलब टाइम। डिस्टेंस, रेट ऑफ रेट एट विच डिस्टेंस इज चेंज। रेट जिस से डिस्टेंस चेंज हो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो रेट जिसके पीछे भी आता है तो उसके पीछे क्या लग जाता है? टाइम। क्या लग जाता है पीछे? टाइम। तो फ्रेम रेट का मतलब फ्रेम पर सेकंड, यानी फ्रेम अपॉन ऑफ टाइम का मतलब एक सेकंड में कितना फ्रेम रिकॉर्ड हो रहे हैं। 24, 25, 30 FPS कॉमन चॉइस होते हैं। हायर फ्रेम रेट स्लो मोशन के लिए यूज होते हैं। जितना हाई फ्रेम रेट होगा उससे स्लो मोशन के लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है। अब वीडियोग्राफी, ये सब क्या आता है? वीडियोग्राफी के टर्म्स हैं, बेसिक वीडियोग्राफी के टर्म्स हैं, FPS वगैरह, ठीक है ना। मतलब एक सेकंड में कितने फ्रेम रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 30 फ्रेम्स पर सेकंड कैप्चर हो रहे हैं। हायर फ्रेम रेट स्लो मोशन के लिए यूजफुल हो सकता है अगर कैमरे उस सेटिंग को सपोर्ट करता है। तो हायर फ्रेम स्लो मोशन के लिए यूजफुल हो सकता है अगर कैमरा उस सेटिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। रिजोल्यूशन 1080 पिक्सल, फुल HD और 4K हायर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब समझते हो? अरे यार, इसे नहीं समझे तो बहुत बड़ी चीज़ है। सिनेमा हॉल में जाओ भाई, आजकल सिनेमा हॉल में भी है ना, वो आने लगी हैं। कौन सी उसमें जाना है भाई? तुम्हें हाई HD वाले में जाना है, 4K वाले में जाना है, अलग अलग उसका अलग अलग प्राइस है। अरे उसमें तो सीट का भी होता है। इस नीचे वाले से लोगे तो सस्ती मिलेगी, ऊपर जाओगे धीमे धीमे चल जाओगे उसका पैसा बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे मूवी पुरानी तो और पैसा कम होता है। इसे क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। 1080 पिक्सल फुल HD है और 4K हाई रिजोल्यूशन है। डिटेल प्रोवाइड करते हैं। हाई रेजोल्यूशन जनरली ज़्यादा स्टोरेज करती है, सीधी बात है भाई। हाई रेजोल्यूशन है तो मतलब ज़्यादा स्टोरेज लेगा ना। अब ये वाला जो मेरा है वो 1080 पिक्सल पे मेरा वो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। 1080 पिक्सल पे हो रहा है रिजोल्यूशन पे। तो इससे क्या है, रिजोल्यूशन हाई है मेरा तो ज़्यादा स्टोरेज भी लेगा। सॉरी। एस्पेक्ट रेशियो, अगर तुम YouTube वीडियो क्या बोलते हैं बना रहे हो और 1080 पिक्सल नॉर्मली गुड क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है। 4K में ज़्यादा डिटेल मिल सकती है लेकिन फाइल साइज भी जनरली बढ़ता है। एस्पेक्ट रेशियो अब समझते हैं हम। एस्पेक्ट रेशियो फ्रेम की विड्थ और हाइट का रिलेशनशिप है। 16:9 लैंडस्केप, 9:16 वर्टिकल। फ़ोन ओपन करो अभी, 1:1 का भी लगाओ, उसमें क्या है 1:1 आएगा, स्क्वायर टाइप में आ जाएगा। 9:16 लो, व्हील्स की फॉर्म में आ जाएगा। 16:9 लो, लैंडस्केप मोड में आ जाएगा। तो क्या है, यूट्यूब की नॉर्मल लैंडस्केप वीडियो में 16:9 रेशियो कॉमन है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट जैसे वर्टिकल कॉन्टेक्स्ट में 9:16 कॉमन है, ठीक है। प्रैक्टिकल, फ़ोन को रोटेट करके बोलो, ठीक है। फ़ोन सीधा वर्टिकल 9:16, फ़ोन हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप 16:9।
ठीक है, ये तो समझा दिया मैंने। देखो जैसे ये वाला 16 रेशियो लैंडस्केप मोड, 9:16 वीडियो रील्स और मोबाइल शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज़ होता है। 1080 पिक्सल फुल एलसीडी और 4K हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। और ये कॉमन कॉमन चॉइसेस हैं, ठीक है। अब आते हैं हम स्टेबलाइजेशन। वीडियो में एक मेजर प्रॉब्लम होती है, कैमरा शेक, ठीक। मैं रुको, ये है, बहुतों के ना हाथ कप कपाते यूँ यूँ कर देना, शायद तुम देख पा रहे होगे, तो मैं देख के कहूँगा, ठीक है। अब देखो ऐसे यूँ करने में ना फ़ोन शेक होता है, तो प्रॉपर अच्छी नहीं आती फोटोग्राफी। एक स्टेबल कैमरा यूँ रख के लो, ठीक, हिले नहीं, स्टेबलाइजेशन। इसलिए बहुत लोग क्या लेने लग गए हैं, कैमरा स्टिक बोलते, क्या बोलते हैं, सेल्फी स्टिक, उसे लेने लग गए हैं, ठीक। और बहुत लोग तो वो रील्स वाली जो आती है वो लेने लग गए हैं, साथ में उसमें लाइटर आती है गोल वाली, टिकटॉक वीडियो वाली आई थी बीच में, बहुत लोग बनाने लग गए थे स्टेबलाइजेशन उस वाले में, ठीक है। स्टेबलाइजेशन वीडियो में अगर हम एक फ़ोन को एक हैंड को लूजली होल्ड करके वॉक करते हुए वीडियो बनाएंगे तो वीडियो शेकी हो सकती है। फ़ोन को दोनों हैंड से होल्ड करो, एल्बोज को बॉडी के पास रखो और स्लोली मूव करो। ट्राइपॉड भी यूज़ करो, स्टेबलाइजर एबल हो तो उसे भी यूज़ कर सकते हो। एक ही सब्जेक्ट का 10 सेकंड का वीडियो बनाओ, एग्जांपल लो, एक इंसान जो तुम्हारे पास है उसको 10 सेकंड का वीडियो बनाओ, कप ले लो, कुछ भी ले लो, शीशा ले लो, जो लेना ले हो यार, वही मर्जी है, उसका 10 सेकंड का वीडियो बनाओ, पहले एक हैंड से फिर दोनों हैंड से, दोनों वीडियोस को कंपेयर करो और देखो किससे अच्छी आ रही है, ठीक है। ऑडियो, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑडियो वीडियो सिर्फ विजुअल नहीं है, ऑडियो भी व्यूअर एक्सपीरियंस का मेजर पार्ट है। एग्जांपल, मान लो वीडियो 4K में शूट हुआ है, लाइटिंग परफेक्ट है, फ्रेमिंग परफेक्ट है, लेकिन पर्सन की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो वीडियो फिर भी प्रोफेशनल फील नहीं करेगा। शूट करने से पहले फैन का नॉइस चेक करो, ठीक है। ट्रैफिक चेक करो, ठीक, शूट करने से पहले जैसे थोड़ा बहुत अभी मेरे बीच में भी डिस्टरबेंस आ जाता है कभी कभार, है ना, हाँ, फैन ओपन वगैरह, तो इससे क्या है, शूटिंग करने से पहले ना काफ़ी नॉइजी क्रिएट होता है। नॉइज़ का मतलब डिस्टरबेंस, नॉइज़ का मतलब क्या है, डिस्टरबेंस या फिर आवाज़, हम उसको अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं, ठीक है। और नॉइज़ को पता है क्या हम कहते हैं, कभी कभार शेकी वीडियो बनते हैं ना तो कहते हैं कि नॉइजी वीडियो बनी है, क्यों बनी है, क्योंकि उसमें शेकीनेस है, या फिर है ना हम कह सकते हैं उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है। फैन का नॉइस चेक करो, ट्रैफिक चेक करो, विंड नॉइस चेक करो, स्पीकर के पास माइक्रोफोन रखो, ठीक है। फाइनल प्रैक्टिकल, अब क्लास को एक्टिविटी, अरे यार वन मिनट मेरा शायद लैपटॉप हो रहा है, 1 मिनट बस, जस्ट 1 मिनट रुकना बच्चों, लाइन पे रहो, मैं 2 मिनट बस कनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट रुको लैपटॉप को। फिर फाइनल सब्जेक्ट, अब क्लास को एक्टिविटी देनी है मेरे को। अब हम कंप्लीट प्रोसेस को एक साथ अप्लाई करेंगे। टास्क, एक पर्सन चूज करो, कोई भी तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स में हो, रूल ऑफ थर्ड यूज करो, ठीक है, मतलब ग्रिड लाइंस ओपन करो, साइड लाइटिंग यूज करनी है, डिफरेंट एंगल से यूज करो, ठीक है, डिफरेंट एंगल से यूज करो, 10 या 20 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करो, एक वाइड शॉर्ट वीडियो भी बना, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब हम रूल डिफरेंट एंगल यूज़ करो, 10 से 20 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करो, ठीक है। एक वाइड शॉट, एक मीडियम शॉट और एक क्लोजअप लो, ठीक है। लास्ट में ये है, आज हमें कम पूछने के बाद लाइटिंग, फोकस, बैकग्राउंड और वीडियोग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए। लाइटिंग बताती है सब्जेक्ट कैसे विजिबल होगा, फोकस डिसाइड करता है ये शार्प रहेगा या बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शन या कंट्रोल करता है, एफपीएस वीडियो को फ्रेम
को डिस्क्राइब करता है, रिजोल्यूशन इमेज वीडियो को डिस्क्राइब करता है, एस्पेक्ट रेडियो फ्रेम को शेप बताता है, स्टेबलाइजेशन कैमरा शेक रिड्यूस करता है, ऑडियो वीडियो को कंप्लीट बताता है। ठीक है, इसका ये मैंने इन सब के बारे में तुमको लाइटिंग और कंपोजिशन का वो प्रॉपर बता दिया है। अब एक्टिविटी मैंने जो रूल ऑफ थर्ड बताया, एंगल चेंज करना बताया, इन सबको करो। ठीक है, साइड पर प्लेस करो, क्लोजअप लो, साइड की डिटेल को फ्रेम करो, फ्रेम अप्रोच से कैप्चर करो, एंगल चेंज करो, लो एंगल या हाई एंगल से ट्राई करो, लाइट कंपोजिशन को चेंज करो, 10 से 20 सेकंड का वीडियो बना के देखो। ठीक है, ये सब कर लोगे ना तो तुम्हें एक प्रॉपर फोटोग्राफी यूज़ करने का हो जाएगा एक्सपीरियंस, समझ रहे हो। इससे पहले वाइड शॉट, फिर मीडियम और फिर क्लोजअप पर ट्राई करो, सब शॉट्स कंपेयर करो, फोकस, लाइट, बैकग्राउंड कंपोजिशन को, स्टेबिलिटी को 1 से 5 स्कोर दो। ठीक है, कैनवा पे हम पहले स्टार्ट करेंगे। देखो, पहले हम कैनवा और 2-3 टूल यूज करने का देखेंगे और साथ में हम थियोरेटिकल भी पढ़ेंगे। इससे क्या है, थ्योरी भी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। थ्योरी भी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। थ्योरी जब तक थियोरेटिकल नॉलेज नहीं आएगी तो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता लगेगा। अभी तो मैं पता लगाना रूल ऑफ थर्ड वगैरह के बारे में, इसके बारे में, तो ये सब के नॉलेज के लिए होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्टिविटी, आज तक हमने थ्योरी समझ ली है, लेकिन फोटोग्राफी से थ्योरी से नहीं सीखा जा सकता। हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उन्हें प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे। पहले एक इंसान को चूज करो, या कप, बोतल, बुक, प्लांट, बिल्डिंग या कोई पर्सन है। ठीक, सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, हमें कैमरा टेक्निक प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट की एक नॉर्मल फोटो लो, सब्जेक्ट को सेंटर में रखो और नॉर्मल आई लेवल से शूट करो। इसको हम अपनी रेफरेंस फोटो मानेंगे। कंपोजिशन चेंज करो, अब सेम सब्जेक्ट को रूल के अकॉर्डिंग शूट करो, फिर लीडिंग लाइंस, फ्रेमिंग और नेगेटिव अबाउट अकॉर्डिंग शूट करो, फिर लीडिंग लाइंस, फ्रेमिंग और नेगेटिव स्पेस ट्राई करो। ठीक, अब कैमरा की पोजीशन चेंज करो, एक फोटो हाई लेवल से, एक लो लेवल से और एक हाई लेवल से लो। अब कंपेयर करो, सेम सब्जेक्ट होने के बाद भी फोटो का लुक कितना चेंज हो गया। ठीक है, अब फोटोग्राफी से वीडियोग्राफी पर आते हैं। अब इसी सब्जेक्ट को एक शॉर्ट वीडियो बनाता है, वाइड शॉट। पहले वाइड शॉट लो जिसमें सब्जेक्ट के साथ सराउंडिंग भी विजिबल हो। मीडियम शॉट, अब कैमरे को थोड़ा क्लोजर लाओ और सब्जेक्ट को मीडियम फ्रेम में करो। क्लोजअप, अब सब्जेक्ट के किसी इंपॉर्टेंट डिटेल को क्लोजअप कर लो। एग्जाम्पल, अगर कॉफी कप सब्जेक्ट है तो वाइडर शॉट, पूरा टेबल और कप। मीडियम शॉट, कप क्लियरली विजिबल है, क्लोजअप कॉफी स्ट्रीम या कप का लोगो। फिर इन तीनों शॉट्स को सीक्वेंस में रखोगे तो वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब सिर्फ फोटो बनाने नहीं है, हम अपनी फोटो को एनालाइज भी करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक रूल लिखता हूँ, वो रूल समझो। फोकस, ठीक है, लाइट, लाइटिंग, ठीक है, लाइटिंग, देन कंपोजिशन, ये एरो है। ठीक है, ये क्या है, एरो। कंपोजिशन, सॉरी राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ।
मैं ट्राई करूँगा अच्छी लैंग्वेज में लिखने का। ठीक है, कंपोजिशन, बैकग्राउंड, ये पेन नहीं है ना एक्चुअली, मैं उससे माउस से टैप करके लिख रहा हूँ। बैकग्राउंड, ठीक। फिर दूसरा आता है हमारा स्टेबिलिटी, ठीक। देन स्टेबिलिटी, ठीक है। फोकस, सब्जेक्ट परफेक्टली शार्प हो। लाइटिंग, फेस थोड़ा डार्क है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, सब्जेक्ट अच्छी पोजीशन में है। इस एनालाइज से हम पता चलेगा कि नेक्स्ट फोटो में क्या इम्प्रूव करना है, ठीक। एक मिनी आपको मैं डे का असाइनमेंट है, डे वन का असाइनमेंट, माय मॉर्निंग, माय वर्क स्पेस या माय फेवरेट प्लेस में से एक टॉपिक चूज करो, ठीक। आपको 3 फ़ोटोग्राफ लेनी है, रूल ऑफ थर्ड लगानी है, डिफरेंट लाइटिंग करनी है, क्रिएटिव एंगल फ्रेमिंग, इसके अलावा 10 से 20 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो बनाना है, ठीक। वीडियो में मीडियम, वाइड और क्लोजअप और शॉर्ट यूज़ करने की ट्राई करो। वीडियो में वाइड, मीडियम और क्लोजअप शॉट यूज़ करने की ट्राई करो, ठीक है। बेस्ट फोटो चूज करने का, अरे अरे बेस्ट फोटो चूज करना है। अब अपनी 3 फोटोज में से बेस्ट फोटो सेलेक्ट करो और ये 3 क्वेश्चन के आंसर बताओ मेरे को। ये फोटो बेस्ट क्यों है? अगर इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ की, रूल ऑफ थर्ड, फ्रेमिंग या लीडिंग लाइंस, इसमें क्या कौन सी इंप्रूव हो सकती है, लाइटिंग, बैकग्राउंड, फोकस या एंगल, ठीक है। रिकैप अब पूरा देंगे हम एक बार पूरा क्विकली। कंपोजिशन का मतलब क्या था, फ्रेम का एलिमेंट को प्रॉपरली अरेंज करना। रूल ऑफ थर्ड का मतलब क्या है, सब्जेक्ट का ग्रिड लाइंस का या इंटरसेक्शन को अकॉर्डिंग प्लेस करना। ग्रिड लाइंस का समझाया था मैंने, ये जैसे 3 बॉक्स हैं, ठीक है। ठीक, ये 3 लाइंस है, 1 2 और 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 ज़ा 9, टोटल 9 बॉक्सेस होते हैं ग्रिड लाइंस के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, रूल ऑफ थर्ड। कभी कभार रूल ऑफ थर्ड को भी रूल आउट कर दिया जाता है। लीडिंग लाइंस, लाइंस का यूज करके व्यूअर की आइज को सब्जेक्ट की तरफ गाइड करना। फ्रेमिंग, सराउंडिंग सब्जेक्ट के थ्रू सब्जेक्ट को फ्रेम करना, ठीक, फ्रेमिंग कहलाता है। नेगेटिव स्पेस, सब्जेक्ट के अराउंड इंटेंशनल एम्प्टी स्पेस। लाइटिंग, लाइटिंग सब्जेक्ट को विजिबल और इमेज को अट्रैक्टिव बनाती है। फोकस, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को शार्प रखना। बैकग्राउंड, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना। एफपीएस, 1 सेकंड में कितने फ्रेम रिकॉर्ड हो सकते हैं, वो आता है एफपीएस। रेजोल्यूशन, वीडियो इमेज की डिटेल और साइज को डिस्क्राइब करता है। एस्पेक्ट रेशियो, फ्रेम का विड्थ रिलेशनशिप पहले जैसा 16:9 लैंडस्केप, ठीक। व्हील्स की फॉर्म आती है तो वो 9:16 होती है हमारी, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो वो होता है। स्टेबलाइजेशन, कैमरे को शेक होने से बचाओ। अगर कैमरा शेक होगा लाइक ऐसे, तो वो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए योर कैमरा इज शुड बी स्टेबल, लाइक एल्बोज आपके कमर की साइड स्टेबल करके देखो और उससे स्टेबिलिटी आएगी आपके कैमरे के अंदर। ऑडियो, वीडियो में क्लियर साउंड मेंटेन करने की कोशिश करो कि उसमें डिस्टर्बेंस कम हो, पीछे बैकग्राउंड में कुछ ऐसा वैसा ना दिख रहा हो। लाइट साइड, बैक लाइट, ये सारी चीज़ें लाइट लेने की कोशिश करो। तो आज हमने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बेसिक फाउंडेशन को कंप्लीट किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है, गुड फोटोग्राफी का मतलब एक्सपेंसिव कैमरा नहीं है। आपको बस सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, लाइटिंग को समझना है, कंपोजिशन को कंट्रोल रखना है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है। आज जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एक्सप्लोजर करेंगे। थैंक यू एवरीवन। तब तक हम डे 2 3 के अंदर हम नेक्स्ट क्लास को कैप्चर करेंगे।